आज का विषय रखा गया है पॉजिटिविटी इन द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ कोविड-19। बहुत ही महत्व का विषय है। आज जब चारों ओर नेगेटिविटी हमें दिख रही है तो इस विषय पर हमें कुछ चिंतन करना है। और सचमुच में हम देखते हैं कि यह जो दूसरी वेव है वो ज़्यादा भयानक है। और जैसा भी कहा गया, कई लोग भयभीत हैं कि क्या होगा, कल शायद हमारी पारी आएगी, शायद बेड मिलेगा या नहीं, पॉजिटिव हो जाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होने के बाद फिर बेड मिलेगा कि नहीं, बेड मिलने के बाद फिर यदि ज़रूरत पड़ी तो ऑक्सीजन मिलेगा कि नहीं, फिर यदि ऑक्सीजन मिल गया तो उसके बाद में और सारे इक्विपमेंट उस समय अवेलेबल होंगे कि नहीं। ये बहुत सारे प्रकार के डर, बहुत से प्रकार की आशंकाएं ये सबको सता रही है और इतने जल्दी से फैल रहा है। इसके कारण बहुत लोग भयभीत हैं। चारों ओर नेगेटिविटी फैली हुई है, उसमें पॉजिटिविटी को ढूंढना ये बड़ा कठिन है। परंतु खलील जिब्रान ने कहा था, डू नॉट कर्स द डार्कनेस, लाइट अ लैंप ऑफ नॉलेज, लाइट अ लैंप ऑफ होपफुलनेस। अंधकार बड़ा घना है, यह बात सच है, परंतु दिया जलाना कहां मना है। यह जो बात कही ये बिल्कुल सच है। अभी सचमुच में घना अंधकार है, पर रोने धोने से कुछ चलेगा नहीं। एक छोटा सा दिया हम ला सकते हैं, उसके दिए को जला सकते हैं और फिर एक दिए से दूसरा दिया जलेगा, दूसरे से तीसरा दीप जलेगा, ऐसे जोत से जोत जले। इस प्रकार से हम लोग आशा की जोत जलाते जाएंगे और जो कुछ भी हमारे पास जो पुरुषार्थ बचा है वो पुरुषार्थ हम करते जाएंगे। कोविड-19 के लिए जितनी भी सावधानी बरतनी है बरतेंगे। लॉकडाउन करना हो तो करेंगे, कर्फ्यू करना हो तो करेंगे, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा। ये जो कुछ भी डॉक्टर्स लोग कहते हैं, जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा, उसकी सब सावधानी बरतेंगे और हम उसका मुकाबला करेंगे और होपफुलनेस की, आशा की किरण, आशा का दीप हम जलाते जाएंगे। तभी ये नेगेटिव एटमॉस्फेयर में हम लोग पॉजिटिविटी ला सकते हैं। तो पिछले समय हमने कहा था कि पॉजिटिविटी लाने का एक रास्ता है टू डेवलप PMA एंड टू अवॉइड NMA, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। सकारात्मक सोच हमें रखनी चाहिए। ज्यादातर हम लोग ऐसे समय में जब ग्लूमी एटमॉस्फेयर होता है तो हमारी सोच भी नेगेटिव हो जाती है। उस समय हमें हमारी सोच को बनाए रखना पड़ेगा, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बनाए रखना पड़ेगा, नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड से दूर रहना पड़ेगा। तो ये पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है क्या और कैसे आएगा? तो यह एक दृष्टिकोण है। किसी भी घटना को, किसी भी वस्तु को, किसी भी बात को देखने के दो तरीके होते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि एक गिलास में दूध आधा गिलास भरा हुआ है, तो जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड वाला कहता है, PMA वाला, वो कहेगा दूध आधा गिलास भरा हुआ है, और जो NMA वाला कहेगा गिलास आधा खाली है। ये तो सबको मालूम है, ये उदाहरण सबको मालूम है। पर कुछ लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं, वो तर्क करते हैं, अरे आधा दूध नहीं, या तो पूरा ही दूध खाली है, पूरा ग्लास ही खाली है। तो मैंने कहा, भाई ग्लास तो है कम से कम, दूसरों के पास तो ग्लास भी नहीं है।
अच्छा, यदि ग्लास फूट जाए तो कैसे पॉजिटिविटी रहेगी? तो उसका भी उत्तर है हमारे पास। ये रामकृष्ण मठ मिशन अभी तो बहुत बड़ी संस्था हो गई, देश विदेश में 225 सेंटर हैं हमारे अभी 125 वर्षों के बाद। पर जब प्रारंभ हुआ इस संस्था का वरानगर मठ में, वो भूतिया मकान था, 11 रुपए किराए पर लिया गया था। आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर थी उस समय। तो स्वामी विवेकानंद गुरु भाई उस समय वहां रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि ग्लास, एक कांच का ग्लास है, इकलौता ग्लास होगा, वो स्वामी उनके गुरु भाई के हाथ से नीचे गिर गया और टूट गया। तो वे बड़े चिंतित हुए कि ग्लास टूट गया। उनको लगा कि स्वामी विवेकानंद फटकार लगाएंगे कि क्या, क्यों ग्लास तोड़ डाला। पर स्वामी विवेकानंद हंसते हुए कहा, अरे ये ग्लास को थोड़ी मलेरिया होगा ना टाइफाइड होगा, वो तो इसी प्रकार से मरेगा। ये उसके मरने का यही तरीका है। यदि आज रहते तो कहते भाई उसको थोड़ी कोरोना होगा, बिना कोरोना के वो मरेगा। वो उसके मरने का एक ही बात है, वो टूटेगा तभी मरेगा, यही उसकी मृत्यु है। तो उसमें चिंता करने की क्या आवश्यकता है? यह है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। एक मात्र ग्लास है, वो भी यदि टूट गया तो कोई बात नहीं, दूसरा आएगा। तो प्रत्येक परिस्थिति में हम अपना पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड ढूंढ सकते हैं। प्रत्येक वस्तु को देखने के दो तरीके थे। तो हम लोग अभी क्या है, हम लोग पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड यही है कि सबसे पहली बात तो हम लोग जिंदा हैं, इस बात से तो कोई ना नहीं बोल सकता। अभी तो जिंदे हैं, सांस हमारी चल रही है, ये भी बहुत बड़ी बात है। कितने लोग तो मर गए, तो हम लोग अभी जिंदा हैं, ये बहुत बड़ी बात है, इसको सोचना है। फिर हमारे पास 2 हाथ है, 2 पैर हैं, 2 आंखें हैं, ये भी पॉजिटिव थिंकिंग है। तो क्योंकि अभी हमको उसका महत्व नहीं पता है, परंतु जिसके हाथ पैर नहीं है उसको इसका महत्व पता है। हम लोग अभी सोचते हैं कि कहा गया पॉजिटिव मेंटलिटी रखने के लिए काउंट योर ब्लेसिंग। अरे ब्लेसिंग कुछ है ही नहीं हमारे जीवन में। हमारे पास जो पॉजिटिव थिंग्स हैं उसके बारे में सोचो, उसका एक लिस्ट बनाओ कि हमारे पास क्या क्या चीजें अभी उपलब्ध है, क्या नहीं है, उसके तो हम लोग रिकॉर्ड चलाते रहते हैं। पर एक लिस्ट बनाओ कि क्या क्या हमारे पास है और उसका रिकॉर्ड चलाओ मन में कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये, मेरे पास अभी भी प्राण है, मेरी सांस अभी भी चल रही है, मेरे पास 2 हाथ है, 2 पैर हैं, 2 आंख है, ये 2 कान हैं, किसी के पास वो भी नहीं है। ये है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड कि हम जो भी है उसमें से चलाएंगे। आपने सुना होगा कि निक वुजिसिक, ये उसकी किताब है लाइफ विदाउट लिमिट्स, काफी ये प्रसिद्ध किताब है। तो उसमें आप देखेंगे किस प्रकार से न तो 2 पैर थे, न दोनों हाथ थे, और फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। आज वो पूरे विश्व का एक बहुत बड़ा सुप्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर है और सब काम अपने से करता है। दोनों हाथ नहीं है और दोनों पैर नहीं है। ये है पॉजिटिव थिंकिंग कि ठीक है मेरे पास दोनों हाथ नहीं है, 2 पैर नहीं है, फिर भी मैं अपना जीवन बनाऊंगा, जीवन में आगे बढ़ूंगा। ये है पॉजिटिव सोच। नेगेटिविटी के बीच में पॉजिटिविटी लाना। जब पॉजिटिव है उस समय पॉजिटिव थिंकिंग तो सभी लोग कर सकते हैं, पर जब नेगेटिविटी चारों ओर है, अंधकार है चारों ओर, उस समय दिया जलाना, उस समय पॉजिटिव थिंकिंग करना, यह विशेषता है। मेरे पास मेरा एक पैर टूट गया है, यह है नेगेटिव थिंकिंग। पर मेरे पास एक पैर अभी भी बचा हुआ है, उससे मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा, यह है पॉजिटिव थिंकिंग। तो नेगेटिव में से पॉजिटिव सोचना, दिस इज एन चेंज ऑफ एटीट्यूड ऑफ माइंड। इस प्रकार का दृष्टिकोण हमें लाना पड़ेगा। एक युवती थी, 23 साल की उम्र, नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर थी उस समय। वो
ये बात है, मैं बता रहा हूं 11 अप्रैल 2011, 11 अप्रैल 2011 की बात है। तो वो लखनऊ से ट्रेन में चढ़ी दिल्ली जाने के लिए आधी रात को, और उस समय तो उसके पास रिजर्वेशन नहीं था, जनरल कंपार्टमेंट में जा रही थी। आधी रात को कुछ बदमाश आए और उन्होंने सबके पास से छीनना शुरू कर दिया। इसने सोने की चेन पहन रखी थी, उसने कहा तुम्हारी सोने की चेन दे दो। उसने कहा नहीं, मेरी मम्मी ने दी है, ये मैं नहीं दूंगी। तो बदमाशों ने बहुत उनके दुर्व्यवहार किया, फिर भी उसने हिम्मत पूर्वक उसका मुकाबला किया। तब जब वो अकेली उन चारों के साथ लड़ने लग गई, तो चारों बदमाशों को बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि अभी तक सभी ने अब सब चीजें स्वस्थ दे दी थी। अब एक लड़की 23 साल की युवती इस प्रकार से अकेली लड़ रही है, इससे यदि दूसरे लोगों को साहस आ गया तो बाकी सब वस्तु वापस देनी पड़ेगी। ये चारों बदमाशों को इतना गुस्सा है कि उन्होंने उसको लात मार के चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। अब ट्रेन तो बड़ी स्पीड में जा रही थी। ऐसा कुछ हुआ कि उस समय संयोग ऐसा कि सामने की पटरी से पैरेलल ट्रैक में दूसरी ट्रेन जा रही थी, वो उससे टकराई, फिर से इस ट्रेन से टकराई, ऐसे 2-3 बार टकरा करके फिर नीचे गिरी और उसका बायां पैर घुटने के नीचे से टूट गया। उसके बाद में जब उसको होश आया, देखा कि वो दोनों पटरी के 2 पैरेलल ट्रैक के बीच में पड़ी हुई है और उसका बायां पैर झूल रहा है। उसने बहुत चिल्लाया पर कोई सहायता करने नहीं आया। आधी रात को बहुत रो रही थी, चिल्ला रही थी, कोई नहीं आया। 49 ट्रेन अप डाउन हुई, बाद में पेपर में आया था। 49 ट्रेन अप डाउन हुई और रात भर वही पड़ी रही। सुबह में कुछ पास के गांव वाले आए थे वहां पर, उन्होंने देखा तो उसको बोरे में भरा, बोरे में उसको डाल करके पास के एक स्टेशन पे, छोटा सा स्टेशन था, वहां पर ले गए। वहां से फिर एक मालगाड़ी के गार्ड का जो डिब्बा था उसमें जाकर के उसको लखनऊ ले गए और लखनऊ में वहां पर प्लेटफॉर्म पर रखा गया। फिर उसको सिविल हॉस्पिटल में लिया गया। तो वहां पर डॉक्टर लोगों ने देखा ये तो एकदम से हालत बहुत खराब है, इसको तो गैंग्रीन हो रहा है, ये तो मरने वाली है। और उनके पास ऑपरेशन करने के लिए एनेस्थीसिया नहीं, न तो एनेस्थिस्ट है। तो आपस में बात कर रहे थे लड़के भी मर जाएगी क्योंकि हमारे पास एनेस्थीसिया नहीं है, एनेस्थिस्ट नहीं है। तो उसके पास अभी भी थोड़ा होश उसमें था, आंखें बंद थी। उसने बंद आंखों से ही कहा नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहती, मैं जिंदा रहना चाहती हूं। आपके पास यदि एनेस्थीसिया नहीं है, एनेस्थिस्ट नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप बिना एनेस्थीसिया के मेरा ऑपरेशन कीजिए, एम्प्यूटेशन कीजिए। तो डॉक्टर ने कहा तुम जानती नहीं हो, बहुत दर्द होगा, लोग ऑपरेशन एनेस्थीसिया के बाद भी लोग डरते हैं। तो उसने कहा नहीं, मैं जिंदा रहना चाहता हूं, आप ऑपरेशन कीजिए। और इस प्रकार से 1.5 घंटे तक एम्प्यूटेशन का ऑपरेशन हुआ लखनऊ की इस हॉस्पिटल में। उसका पैर काट करके अलग कर दिया गया। फिर वहां से उसको ले जाया गया, बरेली की स्टेशन की बात है, बरेली हॉस्पिटल की बात है। और बरेली से फिर उसको लखनऊ ले जाया गया और लखनऊ में 2-3 दिन के बाद उसको दिल्ली में एम्स में दाखिल किया गया। और एम्स में वह करीब करीब 3-4 महीना रही। वहां पर उसने फिर कुछ इल्जाम उस पर लगाए गए कि वो आत्महत्या करना चाहती थी। उसको बड़ा बुरा लगा, उसने सबको समझाया, मीडिया पर्सन्स को, नहीं नहीं मैं आत्महत्या करना नहीं चाहती थी। फिर भी किसी ने नहीं माना। तब उसने मन में सोचा अभी ये लोग कोई बात मेरी नहीं मान रहे हैं, मैं एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगी, तब ये मेरे एक बात मानेंगे। और उसने वहां पर दिल्ली एम्स की हॉस्पिटल बेड पर उसने निर्णय किया कि मेरा एक पैर टूट गया है, एक पैर पूरा कट गया है, उसमें आर्टिफिशियल लेग आ गया है, दूसरे पैर में भी रॉड्स हैं, फिर भी मैं एक पैर से, उस रॉड्स वाले और पैर से मैं माउंट एवरेस्ट जाकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड करूंगी। ये उसने निर्णय किया, ये उसने संकल्प लिया। और आप लोग को जानकर के आश्चर्य होगा
ये पॉजिटिव थिंकिंग का क्या परिणाम होता है, पॉजिटिविटी का क्या परिणाम होता है कि 21 मई को उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, माउंट एवरेस्ट पर गई और उसने भारत का तिरंगा झंडा लगा करके शी बिकेम द फर्स्ट फीमेल एम्पूटी ऑफ द वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट 21 मई 2013। 11 अप्रैल 2011 को ये एक्सीडेंट हुआ और 2 साल में तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड करके गई, जबकि डॉक्टर ने कहा था उसको कम से कम 5 साल लगेंगे वो जो आर्टिफिशियल लेग के साथ उसको चलने में। ये चलने की बात नहीं है, माउंट एवरेस्ट उस माउंटेनिंग उसने शुरू कर दिया 6 महीने के भीतर में, माउंटेनिंग की ट्रेनिंग शुरू कर दी और 23 जनवरी 2013 को वो आई थी बड़ौदा। उस समय मैं बड़ौदा में था, तो वो वहां पर स्वामी विवेकानंद खुद रहे थे, तो वहां पर आई। उसके बाद में उसने बताया मैं इस प्रकार से माउंट एवरेस्ट जाऊंगी, आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए। मैंने कहा देखो आशीर्वाद चाहिए तो जाओ स्वामी विवेकानंद के पास, श्री रामकृष्ण मां शारदा देवी स्वामी विवेकानंद के पास जाओ, ऊपर मंदिर में उस कमरे में स्वामी विवेकानंद खुद ठहरे हैं, उनका आशीर्वाद ले लो तो काम बन जाएगा। वो सचमुच में गई। बाद में वो हमारा ध्यान कक्ष वहां से नीचे आकर के उसने कहा मुझे बड़ी शांति मिली, मेरा सारा बोझ हल्का हो गया। उस समय उसकी भक्ति देख करके मैंने एक फोटो दिया श्री रामकृष्ण मां शारदा देवी स्वामी विवेकानंद का और कहा बस ये फोटो को साथ में रखना, जब भी कोई तकलीफ हो, जब भी कोई मुश्किल हो तो उनको याद करना, उनसे प्रार्थना करना और अपने साथ इनको ले जाना और वहां माउंट एवरेस्ट में जाकर के उसको रख करके आना। और फिर एक मैंने किताब दी थॉट्स ऑफ पावर, शक्तिदायी विचार हिंदी में। मैंने कहा बाकी कुछ और भी किताबें थी पर मैंने कहा छोटी सी किताब, यह तो तुम एकदम ले जाना अपने साथ, ये शक्तिदायी विचार। मैंने कहा ये किताब उनको बोली है तुम माउंट एवरेस्ट तक ले जाना, अपने साथ रखना। और सचमुच में मुझे जैसा बोला था वैसा किया और इस प्रकार से वो बाद में और भी कई बातें हैं। उसको आर्टिफिशियल लेग दूसरा बदलना था, उसके पैसा चाहिए था, पैसे में कुछ कमी आ गई थी, वो भी मैंने वहां से कुछ डोनेशन इकट्ठा करके भेजा। और फिर वो बहुत कठिनाइयों के बाद माउंट एवरेस्ट में गई और वहां पर बीच में ऑक्सीजन खत्म हो गया। तो यह भी एक बड़ा एक चमत्कार हुआ कि एक वहां पर ऑक्सीजन उसको मिला माउंट एवरेस्ट पर, जो कि असंभव बात है। ये अपने आप में लंबी कहानी है, ये सब आपको मिलेगा। वो जो किताब है एक बाद में उसकी बायोग्राफी छपी है, बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, उसका हिंदी अनुवाद भी हुआ है एवरेस्ट की बेटी, और गुजराती अनुवाद भी है विश्वास नो एवरेस्ट, और भी कई भाषा में उसके अनुवाद हुए हैं। उसमें पूरी कहानी छपी है। मैंने तो अत्यंत संक्षिप्त में यह कहा किस प्रकार से ये उसने वहां पर माउंट एवरेस्ट में उसको ऑक्सीजन मिला अप्रत्याशित रूप से, और फिर वहां पर उसने माउंट एवरेस्ट पर भारत का झंडा लहराया और श्री रामकृष्ण मां शारदा देवी स्वामी विवेकानंद की फोटो की पूजा की, और जैसा मैंने कहा था उसको वहां पर रख करके वापस आने लग गई, और इस प्रकार से वो आकर के उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया। उसके बाद में तो फिर उसकी किताब का जो इंग्लिश किताब का जो है बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, वो भारत के प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उसका विमोचन किया गया, लॉन्च किया गया 12 दिसंबर 2014 को। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के हाथों से उसका सम्मान भी कराया। जैसा मैंने कहा था कि यदि तुमने ये माउंट एवरेस्ट पर अपना कदम रख दिया, ये नरेंद्र मोदी जी 12 दिसंबर 2014 को, हाँ इसमें ये बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, माउंट एवरेस्ट बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन किताब जो है उसका लॉन्चिंग किया भारत के प्रधानमंत्री जी ने 12 दिसंबर 2014 को। तो उसके बाद में तो फिर यूनाइटेड नेशंस में भी उसको वहाँ उसका सम्मान हुआ अमेरिका में, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा भी उसका सम्मान किया। मैंने उसको पहले ही कह के रखा था। हमारे यहाँ एक इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस हमने रखी थी बड़ौदा में उस समय,
9 एंड 10 अगस्त 2013। तो 9 अगस्त को उसके डॉक्टर कलाम जी के हाथ से उनका सम्मान भी किया गया और भी बहुत जगह पर उसका सम्मान हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए, दो थिंकिंग हो सकते हैं। एक कि मेरा एक पैर चला गया, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, अब मैं तो अपाहिज हो गई, अब मेरे जीवन में कुछ रहा नहीं, बस अभी मुझे मर जाना है। या फिर मरने के समान रहना है, अब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं रहा और सारी जिंदगी रोते रहो रोते रहो रोते रहो। यह है एक प्रकार की सोच, इसको बोलते हैं एनएमए, नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड। और पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड क्या है? भले मेरा एक पैर कट के चला गया, दूसरे पैर से जिसमें रॉड है उसके द्वारा मैं माउंट एवरेस्ट जाकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगी। ये है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। तो किसी भी परिस्थिति में यह पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड हम रख सकते हैं, उसका हम प्रयत्न कर सकते हैं। तो आज जब हम कोविड-19 की ऐसी परिस्थिति में हैं, तो उसमें हम लोग कैसे ये पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड कर सकते हैं। इसके पहले ये बता दूं कि स्वामी विवेकानंद की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर हम लोगों ने विवेकानंद सेंटर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड काउंसलिंग, ये कई जगह हमने शुरू किए थे, कई कॉलेजेस में। आपके यहाँ भी शुरू कर सकते हैं पॉजिटिव थिंकिंग लाने के लिए। उसके 3 आयाम हैं। एक तो प्रत्येक सप्ताह में यूथ स्टडी सर्कल होता है, दूसरा स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़कर उस पर चर्चा की जाती है, एक दूसरा काउंसलिंग होती है, ग्रुप काउंसलिंग, इंडिविजुअल काउंसलिंग, और तीसरा कुछ न कुछ सेवा का कार्य होता है। ऐसे विवेकानंद सेंटर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड काउंसलिंग हमने कई जगह गुजरात में कई कॉलेजेस में शुरू किए थे। आपके कॉलेज में भी आप शुरू कर सकते हैं। तो अभी जब हम लोग कोविड-19 की बात कर रहे हैं, तो कोविड-19 की सिचुएशन में हम पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड कैसे ला सकते हैं? हाउ कैन वी काउंट आवर ब्लेसिंग? ब्लेसिंग तो कुछ दिख नहीं रही है, फिर भी उस पर हम सोच करके उसको हम पॉइंट वाइज लिखेंगे और उस पर हम चर्चा करते, उस पर हम मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तब जाकर के पॉजिटिविटी आएगी। नंबर 1, रिकवरी रेट इंडिया में, अभी भारतवर्ष में रिकवरी रेट 88.27% है लेटेस्ट। तो बाकी देशों की अपेक्षा हमारा रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। जान बची सो लाखों पाए, कम से कम जान तो बच गई। ठीक है, हमको कई लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, परंतु अभी भी हमारा रिकवरी रेट अच्छा है। दूसरा है डिक्रीजिंग ट्रेंड फिर से शुरू हुआ है सेकेंड वेव में भी, अभी पिछले 1 हफ्ते से, ये भी अच्छा ट्रेंड है। फिर मेडिसिन, नई मेडिसिन की डिस्कवरी हो रही है। ऐसी भी मेडिसिन आई है जो एक इंजेक्शन आया है जो 1 सप्ताह में उसमें रिकवरी आती है, फिर एक वो आ रहा है, कुछ मेडिसिन भी अब आ रही है जिसको लेने से, यह दवाई लेने से ही आपको ये कोविड-19 से छुटकारा मिलेगा। इसके भी प्रयत्न चल रहे हैं, ये भी एक पॉजिटिव बात है। फिर वैक्सीनेशन हो रहा है सारे देश में, उसमें भी स्पीड लाई जा रही है। वैक्सीनेशन के ड्रग्स, जिसमें डोज कम थे, उसको प्रोडक्शन को बढ़ाया जा रहा है। फिर अभी हम लोग बोलते हैं नेगेटिविटी क्या है, क्वारंटाइन होना पड़ता है, लोनलीनेस आती है, अकेलापन सताता है। तो उसका पॉजिटिव पक्ष क्या है, उसका पॉजिटिव पक्ष लेना पड़ेगा। कई बार हमको बोला जाता था, भाई ट्राई टू हैव एन अपॉइंटमेंट विथ योरसेल्फ। आप सबके साथ अपॉइंटमेंट लेते हैं, पर आपके साथ, अपने खुद के साथ अपॉइंटमेंट लेते नहीं हैं। आत्मनिरीक्षण के लिए, इंट्रोस्पेक्शन के लिए जो समय चाहिए था, आपने कभी निकाला नहीं। लाइफ बहुत फास्ट थी। तो अभी आपको यह सुनहरा मौका मिला है, क्वारंटाइन हो जाइए, कम से कम 14 दिन तक अपने साथ रहिए। तो दैट इज द पॉजिटिव पार्ट ऑफ इट। फिर लॉकडाउन बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। लॉकडाउन हमारा बिजनेस चौपट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। फिर उसका ये नेगेटिव पॉइंट। पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि आपको बार बार बोला जाता था, प्लीज स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विथ योर चिल्ड्रन, है कि नहीं?
जनरेशन गैप करने के लिए, पर टाइम मिलता नहीं था। रविवार को भी बहुत बिजी रहते थे, इतनी फास्ट लाइफ थी। अभी ये लॉकडाउन में बस अपने आप बच्चों के साथ आप समय बिताइए, ये आपको एक सुनहरा मौका मिल गया बच्चों के साथ समय मिलने का। फिर विद्यार्थी लोग क्या प्रार्थना करते थे, आज छुट्टी हो जाए, आज छुट्टी हो जाए, उनको केवल छुट्टी चाहिए। तो भगवान ने देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते, इतनी सारी छुट्टी दे दी, चलो अब घर में रह करके ऑनलाइन स्टडी करो। आप देखिए प्रत्येक का पॉजिटिव पॉइंट है। आप नहीं प्रार्थना की थी कि भाई हमको एग्जामिनेशन से छुट्टी चाहिए तो मास प्रमोशन मिल गया, चलो परीक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं, चलो मास प्रमोशन मिल गया। मन में सोचा था ना कई विद्यार्थियों ने, अरे यार क्या परीक्षा देना, ऐसी प्रमोशन मास प्रमोशन बहुत अच्छा है, तो चलो हो गया। आपने जो प्रार्थना की पूरी भगवान ने सुन ली, ये द पॉजिटिव पॉइंट। दूसरी एक बात है, दिस इज अ पैंडेमिक, दिस इज नॉट एन एपिडेमिक। ये महामारी नहीं है, वैश्विक महामारी है। वी आर ऑल ट्रैवलिंग टुगेदर इन द सेम बोट। हम अकेले नहीं हैं, सारा देश हमारे साथ है, सारा विश्व हमारे साथ है, सभी देश हमारे साथ हैं, सभी देशों में ये समस्या है। सो वी विल कलेक्टिवली फाइट विद द प्रॉब्लम। और लास्ट में ये याद रखना है, दिस टू शैल पास। अब्राहम लिंकन अपने टेबल पर एक नेम प्लेट रखते थे, उसमें लिखा हुआ था दिस टू शैल पास, ये भी नहीं रहेगा। तो उनको पूछा गया भाई ये क्यों रखा? बोले कभी कभी बहुत प्रकार के जब सफलता मिलती है तो लोग प्रशंसा करते हैं, तो अहंकार आता है, तो तब मैं याद करता हूं दिस टू शैल पास, मतलब ये भी नहीं रहेगा, तो उससे मेरा अहंकार कुछ कम हो जाता है। और कभी असफलता मिलती है, हताशा आती, निराशा आती है, तब मैं फिर उसको देखता हूं दिस टू शैल पास, ये भी समय नहीं रहेगा, ये समय भी चला जाएगा। तो इसी प्रकार से अभी कोविड-19 के सेकेंड वेव आई है, ये सेकेंड वेव भी चली जाएगी, फिर से हम लोग की धीरे धीरे करके नॉर्मल लाइफ होगी। कोई बोल रहे हाय हाय क्या होगा यदि थर्ड वेव आएगी? तो जैसे फर्स्ट वेव आके चली गई, सेकेंड वेव आके चलेगी, थर्ड वेव भी आके चली जाएगी। पर इसका मतलब ही नहीं कि हम उसको इनवाइट करें, हम उसको निमंत्रण दें। हम प्रयत्न ये करेंगे कि थर्ड वेव अभी आ ना पाए। सेकेंड वेव क्यों आई? क्योंकि फर्स्ट वेव के बाद हम लोग बहुत ज्यादा निश्चिंत हो गए, हम लोग केयर फ्री हो गए, हम लोग केयरलेस हो गए, सावधानी बरतना छोड़ दिया, इसलिए सेकेंड वेव आई, दूसरी वेव आई। अब हम लोग प्रयत्न करेंगे कि तीसरी वेव ना आई, और हम लोग प्रयत्न करेंगे कि सभी हम लोग मिल करके इस बड़ी विकट समस्या का एक साथ हम लोग सामना करेंगे। अब अभी करना क्या है? तो ये पॉजिटिविटी लाने के लिए हमें चार उपाय हमको अपनाना है। नंबर 1, PMA, डेवलप PMA, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। ये कैसे आएगी? बाय बॉम्बार्डिंग आवर माइंड विथ पॉजिटिव थॉट्स। तो इससे पहले भी मैंने कहा था कि प्रतिदिन हमें विशेष करके रात को सोते समय ऐसे विचारों को पढ़ना है, ऐसी पुस्तकों को पढ़ना है जिसमें पॉजिटिव थॉट्स हो। एक बहुत अच्छी किताब का मैंने नाम बताया, थॉट्स ऑफ पावर। थॉट्स ऑफ पावर, किताब का नाम ही थॉट्स ऑफ पावर है, शक्तिदायी विचार। बहुत सारी भाषाओं में, पूरे कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद 9 वॉल्यूम है इंग्लिश में। उसमें से सेलेक्टेड ऐसे वाक्य हैं, कुछ चुने हुए वाक्य जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उनको पढ़ने से ही पावर आ जाता है। तो ऐसी कुछ किताबें साथ में रख लें और रोज रात को ऐसी किताबों को पढ़ें। तो बॉम्बार्डिंग योर माइंड विथ पॉजिटिव थॉट्स विल गिव यू पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, विल डेवलप PMA। और साथ साथ में हमको और भी एक बात करनी है कि हम जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी सुनते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, ये सब पॉजिटिव होना चाहिए। गांधी जी के 3 बंदर आपको मालूम है, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो,
बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। उसी प्रकार से नेगेटिव मत देखो, नेगेटिव मत सुनो, नेगेटिव मत पढ़ो और नेगेटिव मत सुनो। इस प्रकार से हम अपने इंद्रियों के द्वारा नेगेटिविटी को निकालने का प्रयत्न करेंगे, पॉजिटिविटी लो। हमारे एक स्वामी जी गए थे स्विट्जरलैंड वेदांत के प्रचार के लिए। वहां उन्होंने 3 बंदर की मूर्ति देखी, बड़ी विचित्र मूर्तियां, बड़ी विचित्र मूर्ति। अभी तक उन्होंने देखे 3 बंदर की मूर्ति, उसमें से 3 बंदर में से एक बंदे ने 2 कान बंद किए, 2 आंख बंद की थी, दूसरे बंदे ने 2 कान बंद किए थे, तीसरे बंदर ने मुंह बंद किया। यहाँ पर उन्होंने देखा 3 बंदर में से एक बंदर ने 1 आंख बंद की, दूसरी खुली रखी है। दूसरे बंदे ने 1 कान बंद किया, दूसरा खुला रखा, और तीसरे बंदे ने आधा मुंह बंद आधा खुला। ये बड़े आश्चर्य में पड़ गए स्वामी जी, ऐसे बंदर तो कहीं देखे नहीं थे। अब वो बंदर क्या बोलना चाहते पता है? 3 बंदर की मूर्ति, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। अब ये 3 बंदर क्या बोलना चाहते हैं? सोचने लगे, सोचते सोचते उनको वेद का श्लोक याद आ गया और उनका अर्थ पता पड़ गया। कौन सा श्लोक था? भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्जत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागं सस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्वा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, कानों के द्वारा मंगलमय वाणी सुनो। एक कान बंद है, बुरा मत सुनो, एक कान खुला है, अच्छा जरूर सुनो। भद्रम पश्ये माक्षभिर्जत्राः, एक आंख बंद है, बुरा मत देखो, एक आंख खुली, अच्छा जरूर देखो। इस प्रकार से हमारी इंद्रियों के द्वारा हम नेगेटिव बातें ग्रहण नहीं करेंगे, केवल पॉजिटिव बातें ग्रहण करेंगे। यदि हम टीवी देखेंगे तो पॉजिटिव पिक्चर देखेंगे, पॉजिटिव कार्यक्रम देखेंगे, किताब पढ़ेंगे तो पॉजिटिव थिंकिंग वाली किताब पढ़ेंगे, सुनेंगे तो पॉजिटिव बातें सुनेंगे, बोलेंगे तो पॉजिटिव बातें बोलेंगे। ऑलवेज ट्राई टू बी पॉजिटिव। और इसका श्रेष्ठ उपाय है, जो पॉजिटिव लोग हैं उनसे मिलें या उनके साथ बात करें, उनके साथ संपर्क रखें। और आप लोग तो स्टूडेंट्स हैं, यू कैन क्रिएट ए व्हाट्सएप ग्रुप, पॉजिटिव थिंकिंग का, पॉजिटिविटी नाम का ही एक ग्रुप शुरू कर दीजिए। उसमें केवल पॉजिटिव थॉट्स को शेयर करना है और कुछ नहीं। नो अदर थॉट इज लाउड। भले कुछ भी, मान लो करोड़ों लोग मर गए, वो न्यूज उसमें नहीं आना चाहिए, वो सब उसमें नहीं आना चाहिए। उसमें केवल पॉजिटिव बातें आनी चाहिए। यदि किसी ने कुछ अच्छा काम किया है, वो यदि पॉजिटिव है, तो इसने कोई ऐसा भला काम किया है, किसी ने रिलीफ वर्क किया, कोई राहत कार्य किया, बस उसको आप उसको शेयर कीजिए, अच्छे थॉट्स को शेयर कीजिए, अच्छे एक्शन को शेयर कीजिए, अच्छी बातों को शेयर कीजिए। दैट विल बी ओनली पॉजिटिव। पॉजिटिव बातों को शेयर करने के लिए एक आप ग्रुप बना दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप। और आपकी कॉलेज में विवेकानंद सेंटर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड काउंसलिंग, वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। बाद में जब ये कोरोना के बाद आपकी कॉलेज जब खुलेगी, जब लोग ऑफलाइन भी आना शुरू होंगे, अभी ऑनलाइन है, पर तो जब वो लोग सचमुच में क्लास में आना शुरू करेंगे, कॉलेज में आना शुरू करेंगे स्टूडेंट्स, तब आप ये शुरू कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा, हमारी इंद्रियों के द्वारा सब पॉजिटिव थॉट्स लेकर के, पॉजिटिव वस्तु, आंखों के द्वारा, कान के द्वारा, मुंह के द्वारा हम पॉजिटिव लेंगे सब बातें, और नेगेटिव बातें नहीं लेंगे, तो हमारा माइंड पॉजिटिव होगा। तो विल डेवलप पीएमए, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। और ये पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड आएगा तो पॉजिटिविटी आएगी, पॉजिटिविटी आएगी तो इम्यूनिटी आएगी, इम्यूनिटी आएगी तो विल बी एबल टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ कोरोना वायरस स्क्वायरली। ये कोविड-19 का प्रॉब्लम हम लोग फेस कर सकेंगे। दूसरा हमको करना है फिजिकल एक्सरसाइज। थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज पॉजिटिविटी डेवलप करने के लिए हम लोग को करना अच्छा रहेगा, चाहे वो योगासन हो, चाहे फ्री हैंड एक्सरसाइज हो। फिर साथ साथ में बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट के ऊपर हम लोग ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये सब डाइट कंट्रोल ये सब बेटर डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट और एक्सरसाइज के द्वारा इम्यूनिटी डेवलप होगी, एंड दैट विल हेल्प अस इन इंप्रूविंग द पॉजिटिविटी। फिर फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ स्पिरिचुअल एक्सरसाइज वो भी जरूरी है। तो स्पिरिचुअल एक्सरसाइज में ध्यान, कम से कम 5 मिनट सुबह शाम ध्यान, 5 मिनट सुबह शाम प्रार्थना,
कोई कोई लोग जप यज्ञ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, स्तोत्र पाठ करते हैं। ये सब के लिए सुबह शाम कम से कम 15 मिनट हमको देना चाहिए। यदि इफ वी वांट टू डेवलप पॉजिटिविटी इन अवर माइंड, मॉर्निंग 15 मिनट्स एंड इवनिंग 15 मिनट्स फॉर spiritual practices and morning at least 10 minutes for physical exercise. तो फिजिकल एक्सरसाइज एंड स्पिरिचुअल एक्सरसाइज ये हो गया पॉजिटिविटी लाने के लिए। और डेवलपमेंट ऑफ पीए में ये मैंने पहले कहा। चौथी बात है पॉजिटिव एक्शन। कुछ न कुछ सेवा का काम करें। जैसे हम लोगों ने अभी रामकृष्ण आश्रम राजकोट में जैसा बताया था, हमने रिलीफ वर्क शुरू कर दिया। यद्यपि हम लोग खुद ही 28 लोग पॉजिटिव हुए थे, बाद में नेगेटिव हो गए, तभी हम लोग काम में जुट गए। तो हम लोगों ने राहत कार्य शुरू किया। तो ऑक्सीजन की बड़ी शॉर्टेज है, तो हम लोगों ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हम लोगों ने विदेश से मंगाया है, वो हम देते हैं लोन पर। फिर ऑक्सीमीटर्स देते हैं। फिर उसके बाद में हेल्पलाइन शुरू की है। फिर राशन किट देते हैं जिन लोगों की रोजी रोटी में बहुत कमी आ गई है, रोजी रोटी चली गई है ये कोरोना के कारण या लॉकडाउन के कारण, उनको राशन किट देते हैं। या जो पॉजिटिव जिस फैमिली में आ गए हैं तो उनका खर्चा इतना बढ़ गया, मेडिकल एक्सपेंसेस, तो उनको राशन किट देते हैं, फूड पैकेट देते हैं। कहीं पर हम लोग हॉस्पिटल में उन लोग को खाना देते हैं, फ्रूट्स देते हैं। और एक मैंने जैसे कहा कि मेंटल पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए, मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए, और जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उनके मॉरल को, उनके मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए हम ये शक्तिदायी विचार किताब हमने गुजराती में छपाई है। 1 लाख प्रतियां शक्तिदायी विचार, 1 लाख कॉपीज वी हैव प्रिंटेड। और ये सब हम लोगों ने अभी तक 20,000 हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दी। राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जितने कोरोना वॉरियर्स और कोरोना पेशेंट इनमें पहले देते हैं, बाद में कुछ उन लोगों को भी, दूसरे लोगों को भी देते हैं जिनको इस प्रकार से मन में शक्ति चाहिए, उनको सबको हम लोग ये शक्तिदायी विचार निःशुल्क वितरण कर रहे हैं। आपके यहाँ भी भिजवा देंगे स्टूडेंट्स के लिए। तो ये हुआ हमारा रिलीफ वर्क के कई प्रकार के रिलीफ वर्क। इसी प्रकार से और भी कई संस्थाएं रिलीफ वर्क है। ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। जब आप काउंट द ब्लेसिंग्स करते हैं, मैंने कहा लिस्ट बनाते हैं, एक लिस्ट में ये भी डाल दीजिए कि कई एनजीओज, कई संस्थाएं इसलिए राहत कार्य करने के लिए इसमें जुट गई हैं और इसका सामना कर रही हैं। केवल रामकृष्ण मिशन नहीं, और भी कई संस्थाएं हैं। और रामकृष्ण मिशन के हमारे 225 में से जितने हमारे भारत के जितने सेंटर हैं, लगभग सभी सेंटर धीरे धीरे करके रिलीफ वर्क में जुट रहे हैं। ऑलरेडी अभी 30-40 सेंटर तो फिर से सेकेंड वेव में जो रिलीफ वर्क शुरू कर दी। फर्स्ट वेव के समय तो काफी लोगों ने काम किया, अभी फिर से सेकेंड वेव में भी हम लोगों ने रामकृष्ण आश्रम राजकोट से जिस प्रकार से कार्य शुरू हुआ है, ऐसे कई सेंटर्स ने कार्य शुरू किया। और रामकृष्ण मिशन के अलावा भी कई एनजीओज ने ये राहत कार्य शुरू किए। दैट इज ऑल्सो ए पॉजिटिव पॉइंट, दैट इज अ पॉजिटिव पॉइंट। तो अभी आप सोच रहे होंगे, विद्यार्थी लोग कह रहे हमारे, आप तो बड़ी संस्थाएं हैं, आपके पास तो डोनेशन आता है। ऐसा डोनेशन ऐसे नहीं आता है। अभी चारों ओर इकोनॉमिक बहुत इकोनॉमिक क्रंच है, आर्थिक परिस्थिति खराब है, इसलिए। और हम लोग की जितनी रेगुलर एक्टिविटी के लिए भी हमको डोनेशन नहीं मिल रहा है, फिर भी हम लोगों ने राहत कार्य शुरू किया। हमारे स्टाफ की सैलरी देने में हम लोग को तकलीफ हो रही, पर हमने कभी स्टाफ की सैलरी बंद नहीं की, भले चाहे वो आते हो नहीं आते हो, क्योंकि लॉकडाउन में आ नहीं सकते, पर हमने सैलरी वही रखी, हमने कम भी नहीं की, कटौती कुछ नहीं की, क्योंकि उनका भी परिवार है। तो इसलिए हमारे ओवरहेड्स तो कम नहीं हुए, डोनेशन कम हो गया कि लॉकडाउन के कारण भी आश्रम बंद है, तो कोई विजिटर ही नहीं है, डोनेशन नहीं, फिर भी हम लोग चला रहे हैं। वी आर ऑल्सो फेसिंग द क्राइसिस, वी आर विथ यू, वी आर ऑल ट्रेवलिंग इन द सेम बोट, बट वी विल फेस इट बोल्डली। इसके बावजूद भी हम लोग ने राहत कार्य शुरू किया, रिलीफ वर्क शुरू किया। तो अब आप बोलेंगे भाई आप तो संस्था है, आप तो कैसे भी कर लेंगे, हम तो इंडिविजुअल, हम क्या सेवा कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। जहां चाहे वहां राह है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। जूनागढ़ में एक युवक है, हमारा भक्त है, वो दीक्षित भक्त है।
तो उसको जब चारों ओर की, ये करीब 1 महीने पहले की बात है, वो चारों ओर उस समय तो बहुत ये सेकंड वो अपने एकदम हाईएस्ट इस पर पिक पर था, और चारों ओर सब ये एम्बुलेंस दौड़ती थी, कहीं सिविल हॉस्पिटल में बेड नहीं है, सरकारी अस्पताल में बेड नहीं है अवेलेबल, और प्राइवेट हॉस्पिटल बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ऐसी सब हालत थी। तो उसको रात भर नींद नहीं आती थी। स्वामी विवेकानंद की उसने किताबें पढ़ी हैं, तो क्या स्वामी जी ने कहा सेवा करो सेवा करो, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, उसको समझ में नहीं आ रहा था। मेरे पास ना तो कुछ पैसा है ना कुछ है, मैं मध्यम कक्षा का हूं बस, पर उसको सेवा करने की लगन थी कि नहीं मेरे को कुछ करना चाहिए, केवल रोते रहने से नहीं होगा, लोग इतने बड़े इतने दुखी हैं, कुछ ना कुछ मुझे करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, बोले मेरे पास अभी एक मोबाइल है, बस यही मेरा साधन है। उसने क्या किया, वो जाकर के सब रिस्क लेकर के, कोरोना की रिस्क लेकर के सब जगह गया, सब हॉस्पिटल में दाखिल किया, कहाँ पर कितना बेड खाली है सब जानकारी लिया, कौन कौन सी एनजीओ संस्थाएं भोजन दे रही, फ्री में भोजन दे रही है, वो सब देखा उसने, उसने लिस्ट बनाया। उसने हेल्पलाइन शुरू कर दी और सब लोगों को इन्फॉर्मेशन देता था कि आपको कुछ तकलीफ है, बोले खाना नहीं मिल रहा है, मैं आप ये नंबर नोट कर लीजिए, वहां पर देखिए आपको खाना आपके यहाँ पहुंच जाएगा। अच्छा आपको वो बेड नहीं मिल रहा है, देखिए ये फलानी हॉस्पिटल में अभी एक बेड खाली हुआ है, आप देखिए वहां पर है। इस प्रकार से धीरे धीरे करके उसके पास इतनी सारी जानकारी हो गई, अभी तो ये तो हीरो बन गया। अभी सब लोग उसको इतने फोन करते रहते हैं, बोले कुछ भी डिफिकल्टी हो तो उसको पूछते हैं, तो उसको फोन करते हैं, भाई हमको इसमें ये डिफिकल्टी में से हमको बाहर निकालो। कुछ भी उसके पास है नहीं, कोई पैसा नहीं था उसके पास, बहुत मिडिल क्लास का, परंतु एक मोबाइल था, उसी के भरोसे उसने हेल्पलाइन शुरू किया। आज इतना ज्यादा वो सुप्रसिद्ध हो गया, अपने पास उसको कुछ नहीं, पर वो संस्था को बोलते आप यहाँ पर मदद कीजिए। संस्था भी बोलते हमको पता नहीं था यहाँ पर इतने लोग भूखे हैं, वो भूखे थे, उनको पता नहीं था कि यहाँ पे ये एनजीओ, वो सबको मिला देता है। खाना देने वाले हैं, खाना लेने वाले हैं, दोनों का कांटेक्ट नहीं, और कांटेक्ट करा पाया। हॉस्पिटल है, ये जो दर्दी है, दोनों को मिला दिया उसने। इतना ही काम किया, कोऑर्डिनेशन का वर्क उसने बहुत बखूबी कर रहा है, अभी भी चल रहा है उसका। तो कहने का मतलब है कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह है वहां राह है। तो इस प्रकार से हम अपने तई थोड़ा ना थोड़ा कुछ कर सकते हैं। तो मैंने 4 उपाय बताए, हाउ टू डेवलप पॉजिटिविटी। नंबर 1, डेवलप पीएमए। एंड हाउ टू डेवलप पीएमए? बाय bombarding our mind with positive thoughts every day, every night. एंड सेकेंड, काउंट द ब्लेसिंग्स। एक लिस्ट बना दो कि आज हमारे पास क्या क्या अच्छी चीजें हैं। नेगेटिव चीजें तो हमारे पास हजारों हमारे मन में आती रहती, कुछ सेलेक्टेड चीजें जो आज हमारे पास, दीज आर द पॉजिटिव थॉट्स। ये जो हमारे पास नहीं, ऐसा नहीं, जो है विच आर गुड थिंग्स आर अवेलेबल, उसका लिस्ट बना करके उसके रिकॉर्ड बनाओ कि नहीं ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड bombardment of the mind with positive thoughts। इस प्रकार से हम लोग डेवलप करेंगे पीएमए। एंड जुडिशियस यूज ऑफ द मीडिया। अनफॉर्चुनेटली ये टीआरपी पाने के लिए हमारे मीडिया जो है वो नेगेटिव हो गए। अभी जितना ज्यादा से ज्यादा खराब से खराब न्यूज देंगे, जितना भयंकर न्यूज देंगे, तो टीआरपी बढ़ेगा। ये एक ऐसा विशेष सर्कल है कि टीवी क्यों खराब न्यूज देता है, क्योंकि उसका टीआरपी बढ़ेगा। क्यों टीआरपी बढ़ता है? क्योंकि लोगों को उसी में मजा आता है। कोई इसने बोल दिया कि भाई ये अच्छा काम कर रहा है, उसको देखने में उनको मजा नहीं आता। कहां पर ये इतने लोग मर गए, वो देखने में मजा आता है। हाँ कुछ हुआ, अच्छा कुछ हुआ है। तो इट इज ए विशियस सर्कल। ये विशियस सर्कल को तोड़ना पड़ेगा। हम यदि जो टीआरपी जो देखने वाले हैं वो बोलेंगे नहीं हमको अच्छी चीजें दिखाओ, हमको बुरी चीजें नहीं देखना है, तो अपने आप वो मीडिया भी ठीक हो जाएंगे। अभी आजकल मीडिया फिर पॉजिटिव हो जाएगा। डॉक्टर कलाम ने कहा था कि हमारे का मीडिया, आई डू नॉट नो व्हाई इट इज नेगेटिव बाय ऑल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एज वेल एज प्रिंट मीडिया। बोले मैं एक विदेश में गया था, वहां पर एक बहुत बड़ी खराब घटना घटी, मुझे लगा कि फ्रंट पेज में आएगा, पर वो फ्रंट पेज में किसी ने कोई रिसर्च करके रखा था, रिसर्च किया था मानव जाति के सेवा के, मानव जाति के कल्याण के लिए, वो फ्रंट पेज में था फोटो के साथ। और वो जो घटना घटी थी दुर्भाग्यपूर्ण,
उसको भीतर के पेज में दिया था, जबकि हमारे यहाँ तो फ्रंट पेज में ये सब घटनाओं का जिक्र होता है। यदि कुछ राहत कार्य होता है, कोई रिलीफ वर्क होता है, ये कोई अच्छा काम होता है, कोई अच्छे काम कर रहे हैं, तो कभी कभी वो देते हैं। अभी कुछ कुछ पेपरों ने पॉजिटिव देना शुरू किया है, एक आध हफ्ते में एक दिन पॉजिटिव न्यूज देना अच्छा है। बट इन जनरल, आई एम टॉकिंग इन जनरल, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। इन जनरल अवर प्रिंट मीडिया एंड द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज स्टिल नेगेटिव इन इट्स अप्रोच। उसके कारण हमको जुडिशियस यूज करना पड़ेगा। हम लोग जो हैं देखने वाले, उनको जुडिशियस करना पड़ेगा, मिनिमाइज द सीइंग दोस टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स। आप मिनिमाइज करेंगे तो उनका टीआरपी कम होगा, तो ऑटोमेटिकली वो लोग पॉजिटिव प्रोग्राम देना शुरू कर देंगे। हमारे ऊपर है ना, दर्शक जैसे चाहेंगे वैसा करना पड़ेगा, उनको टीआरपी चाहिए ना, तो आप देखना बंद कर दीजिए नेगेटिव प्रोग्राम्स, ऑटोमेटिकली दे विल गो फॉर पॉजिटिव प्रोग्राम्स। तो जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक आप सोशल मीडिया का जुडिशियस यूज कीजिए। आप खुद ऐसा सोशल मीडिया का पहले तो यूज कम कर दीजिए, और यदि करते भी हैं तो जैसा मैंने कहा कि आप पॉजिटिव थॉट्स का व्हाट्सएप ग्रुप चलाइए, पॉजिटिविटी का ग्रुप चलाइए। इस प्रकार से डेवलपिंग पीए में नंबर 1, नंबर 2 फिजिकल एक्सरसाइज, नंबर 3 स्पिरिचुअल एक्सरसाइज, जिसमें कि प्रार्थना, मंत्र जाप, ध्यान सब कुछ शामिल है, और नंबर 4 कुछ न कुछ सेवा का कार्य। ऐसा यदि हम लोग करेंगे तो हमारे मन में पॉजिटिविटी आएगी। और ये जो चारों ओर अंधकार फैला हुआ है, हम छोटा सा दिया जलाएं, फिर एक दिए से दूसरा दिया जलेगा, जोत से जोत जले, और धीरे धीरे करके इस नेगेटिविटी में भी हम लोग पॉजिटिविटी लाने में समर्थ हो जाएंगे। मैं ईश्वर के चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कि जल्दी से जल्दी हमारे मन में पहले पॉजिटिविटी आए और फिर सारे वातावरण में पॉजिटिविटी आए। स्वामी जी, थोड़ा टाइम कम है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं अभी आपको थोड़े क्वेश्चंस की ओर ले जाता हूं, जो जवाब देना जरूरी भी है, और बच्चों को और बाकी जो लोग जुड़े हमारे गेस्ट है सब, उन्होंने भी पूछा है। तो एक क्वेश्चन है कि स्वामी जी, हम लोग तो पॉजिटिव रहते हैं, पर आजू बाजू के लोग हमारे मन को नेगेटिव कर देते हैं, तो हम क्या करें? बहुत अच्छा है, ऐसे लोगों से दूर रहो। कीप ए सेफ डिस्टेंस फ्रॉम सच पीपल। सचमुच में कुछ लोग ऐसे नेगेटिव होते हैं कि आप उसके साथ 5 मिनट 10 मिनट रहेंगे तो आपको लगे आप भी उसके साथ आत्महत्या कर लें। इतने नेगेटिव रहते हैं उनके विचार। तो उन लोगों से आप सावधान रहिए, थोड़ा डिस्टेंस, कीप ए सेफ डिस्टेंस। और दूसरी बात है, जैसा मैंने कहा था, बॉम्बार्ड योर माइंड, बॉम्बार्डिंग द योर माइंड विथ पॉजिटिव थॉट्स एवरी नाइट। ये सारे दिन में जो नेगेटिव सब आया ना, इन लोगों का जो जिनसे मिले, ये सब इसको वॉश आउट हो जाएगा। जस्ट वॉश आउट कर दो, और रोज बॉम्बार्डिंग करो विथ पॉजिटिव थॉट्स एवरी नाइट, तो सारे दिन में जो कचरा है वो कचरा निकल जाएगा। स्वामी जी, एक दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि स्वामी जी, जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मुझे कांस्टेंट नेगेटिव विचार ही आते हैं, तो मैं क्या करूं? हाँ, मैं बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दूंगा। 1999 की आईएएस की परीक्षा में टॉपर हुई थी पूरे इंडिया में मिस भावना गर्ग। पहली बार आईएएस की परीक्षा दे रही थी, तो उसको प्रश्न पूछा गया, आईएएस की इतनी कठिन परीक्षा, तो क्या कोई नर्वसनेस नहीं आई? परीक्षा के पहले नर्वसनेस नहीं आई? बोले अवश्य आई, क्योंकि मैं तो पहली बार आईएएस दे रही थी। जब पढ़ने बैठती थी तो नेगेटिव विचार आते थे मुझे। तो बोले मैं तो फिर आपने क्या किया? बोले मेरे पास एक बहुत अच्छा इलाज था। मैंने स्वामी विवेकानंद की छोटी सी किताब अपने टेबल पर रखी थी। जब जब नेगेटिव विचार आते थे, मैं स्वामी जी के कुछ कोटेशन पढ़ लेती थी, और फिर से मेरा माइंड पॉजिटिव हो जाता था, और फिर अपना पढ़ना शुरू करती थी। इस प्रकार से मैंने नेगेटिव विचारों को दूर रखा, पॉजिटिव विचार रखा, नर्वसनेस को दूर रखा, और 1999 की आईएएस की परीक्षा में सारे भारत में प्रथम आई मिस भावना गर्ग। तो यही मैं बताऊंगा, नेगेटिव अपने टेबल पर पढ़ते समय स्वामी विवेकानंद की छोटी किताब रखो। जब भी नेगेटिव विचार आएंगे 2-3 थॉट पढ़ लो, 2-3 कोटेशन पढ़ लो, और प्रार्थना करो। अपने इष्ट देवता का फोटो रखो,
चाहे स्वामी विवेकानंद का या जिस पर तुम्हारी श्रद्धा हो, भगवान महावीर, बुद्ध, राम, कृष्ण, जिसकी भी ऊपर श्रद्धा हो, उसकी प्रार्थना करो और फिर से पढ़ना शुरू कर दो। जस्ट टेक ए ब्रेक ऑफ 2 minutes फॉर पॉजिटिविटी एंड अगेन स्टार्ट योर स्टडी। जी स्वामी जी, एक और क्वेश्चन है कि मेरी मम्मी मेरी बहुत चिंता करती है। मैं उनको बार बार बताती हूँ कि माँ इतनी चिंता नहीं करो, तो भी वो नहीं समझती है। मैं क्या करूँ? ये बात है ना, जब तुम माँ बनोगी तब समझोगी। तुम भी यही काम करने वाली हो। ये माँ का हृदय ऐसा होता है जो बच्चों के लिए चिंता करता है, इसी का नाम माँ है। तो तुम्हारे उपदेश से माँ का परिवर्तन नहीं होने वाला है, बल्कि तुम जब माँ बनोगी तब समझ सकोगी माँ क्यों चिंता करती है। एक बात, नंबर 1। नंबर 2 है, माँ को चिंता क्यों कराती हो? वो जैसा चाहती है वैसा करो। ट्राई टू एडजस्ट योर सेल्फ, योर लाइफ स्टाइल विद द मदर। माँ जैसा बोलती है ऐसा करने से उनको चिंता कम होगी। तो उनकी चिंता कम करने के लिए उनको 2 चीज बताना है कि माँ मैं सक्षम हूँ, आपको कोई चिंता मुझे करनी नहीं है। और दूसरा, जो माँ सावधानी बरतने को कहती है वो सावधानी अवश्य बरतो। माँ को चिंता होती है इसको पॉजिटिव हो जाएगा तो तुम बोलोगे नहीं नहीं आप चिंता मत करो, मुझे नहीं होने वाला है। नहीं, पर तुम यदि सोशल डिस्टेंस नहीं पालन करोगी, मास्क नहीं लगाओगी और दूसरे लोगों से मिलना जुलना बंद नहीं करोगी और ऐसे ही माँ को बोल दोगी तुम चिंता मत करो, तो माँ को तो चिंता होगी। तो चिंता कम कराना है तो उसके लिए माँ जैसा चाहती है वैसा करो। उसके बाद में माँ को बोलो माँ मेरी चिंता मत करो, मैं पूरी सावधानी ले रही हूँ, डोंट वरी अबाउट मी। ये 2 बात हमको याद रखना है। एक, माँ जैसा चाहती है वैसा करके दिखाएं, प्रैक्टिकली करें, अपने जीवन में लाएं और फिर उसको माँ को बोले माँ तू मुझे बहुत प्यार करती है इसलिए तू मुझे चिंता करती, मैं जानती हूँ, पर मैं पूरी सावधानी ले रही हूँ, मेरी चिंता मत कर। तब वो चिंता कम करेगी। जी थैंक यू स्वामी जी। एक स्टूडेंट ने पूछा है कि स्वामी जी हम लोग एनएसएस स्टूडेंट है और हम लोग जब लोगों के वैक्सीन के बारे में बताते हैं तो हमने देखा है कि लोग बहुत ही नेगेटिव है, तो हम किस तरीके से इनको समझाएं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये वैक्सीन जब तक नहीं लगेगा सभी लोगों को, मैक्सिमम लोगों को जब तक देश में वैक्सीन नहीं लगेगा तब तक इस समस्या से हमारा समाधान होने वाला नहीं है। अभी कुछ देशों में उन लोगों ने मास्क लगाना बंद कर दिया, लॉकडाउन बंद कर दिया, लॉकडाउन अभी नहीं है वहां पर। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि अधिक से अधिक लोगों ने वैक्सीनेशन ले लिया है और वे प्रोटेक्टेड हैं। तो उनको बोलना पड़ेगा कि भाई आपके खुद के प्रोटेक्शन के लिए नहीं, पर देश के लिए, दूसरे लोगों के प्रोटेक्शन के लिए, आपके परिवारजनों के लिए, आपके पड़ोसी के लिए ये आवश्यक है कि आप वैक्सीनेशन लें। ये बाकी जो रोग है ना उसमें आप ये कह सकते हैं मुझे टाइफाइड होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सहन कर लूंगा, पर ये टाइफाइड नहीं है, ये मलेरिया नहीं है, आप अकेले सफर करने वाले नहीं हैं। यदि आप वैक्सीनेशन नहीं लेते हैं तो आप जिनके साथ रहते हैं वो सबको कोरोना होगा आपके कारण, एंड यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। आप बोलना ये सब पाप तुम्हारे पर चढ़ेगा। जितने आपके साथ रहने वाले वो यदि मर गए, ये मरने का पाप आप सबके ऊपर लगेगा यदि आपने वैक्सीनेशन नहीं लिया तो। ये उसको समझाना, क्योंकि ये ऐसा रोग है जो फैलता है। यदि आप बोले कि भाई मुझे मलेरिया होगा तो मैं कोई बात नहीं, मैं मर जाऊंगा, हाँ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मरना हो तो मर जाओ, मलेरिया से मर जाओ, टाइफाइड से मर जाओ, ये आपका मरने की बात नहीं है, दूसरों को मारने की बात है। यू आर ए मर्डरर। ये उसको समझाना है कि देखो भाई तुम्हारी एक इनलाइटेंड सिटीजनशिप के वजह से, यू आर ए प्रबुद्ध नागरिक होने की वजह से ये आपका कर्तव्य हो जाता है कि आपके परिवारजनों के, आपके आसपास के लोगों को, आपके देश के लोगों को आपसे नुकसान न हो। यू विल बिकम ए ह्यूमन बॉम्ब। आप 1000 लोगों को मार सकते हैं यदि आपको पॉजिटिव हो गया और आपने 1000 लोगों को पॉजिटिव किया, आपके पास इम्यूनिटी है, आप युवा हैं, इसलिए आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पर दूसरे लोग जिसकी इम्यूनिटी कम है वो मर जाएंगे तो वो जो मरने का जो पाप है वो आपको लगेगा। ये याद रखना, ऐसा करके उसको समझाना, प्रेम से समझाना कि भाई ये तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, ये तुम्हारे संपर्क में जो लोग आएंगे, तुम्हारे साथ जो रहते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए है। ऐसा मत सोचो कि हम तो मरने को तैयार हैं, हम डरते नहीं मृत्यु से,
आप नहीं डरते, हम समझ गए, पर जो बाद में लोग हैं जो आसपास, और आपके पास इम्यूनिटी भी ज्यादा है क्योंकि आप यंग है, पर जो दूसरे लोग हैं वो आपकी उम्र के नहीं है, वो नहीं सहन कर पाएंगे, वो मर जाएंगे, तो उसका पाप आपको लगेगा। ऐसा करके उनको प्रेम से समझाओ कि भाई ये जो वैक्सीनेशन है वो आपके लिए नहीं है, आपके प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, सारे देश के प्रोटेक्शन के लिए, सारे समाज के प्रोटेक्शन के लिए, आपके साथ में जो है आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके पड़ोसी, इनका और आपके मित्र, आपके कारण आप ह्यूमन बॉम्ब बन जाएंगे यदि आप वैक्सीनेशन लेते हैं। और इस प्रकार से आप इन सब के मारने के लिए आप उसमें एक उत्तरदायी बनेंगे और इन सब का पाप आपको लगेगा। इसलिए आप वैक्सीनेशन ले लीजिए, अपने आप को प्रोटेक्शन दे दीजिए, दूसरों को भी प्रोटेक्शन दे दीजिए। जी धन्यवाद स्वामी जी। एक और क्वेश्चन में एक स्टूडेंट ने पूछा है कि हमें मृत्यु का इतना डर क्यों लगता है, हालांकि हम सब जानते हैं कि मृत्यु तो निश्चिंत है। बहुत अच्छी बात है। ये हमारा मूलभूत स्वभाव है। क्यों हमको मृत्यु का डर लगता है? उसका साइकोलॉजिकल रीजन है कि हमारा जो मूलभूत स्वभाव है वो है सच्चित आनंद। हमारे भीतर जो आत्मा है उसका स्वभाव क्या है? सत, एग्जिस्टेंस, चित, कॉन्शियसनेस, आनंद, ब्लिस, ये हमारा स्वभाव है। इसके कारण हम लोग कोई भी मरना नहीं चाहते हैं। यहाँ तक कि जो सुसाइड करना चाहता है वो मरना नहीं चाहता है। उसको अभी वर्तमान में इतना दुख हो रहा है, वो दुख सहन नहीं कर पाता, उसको लगता है कि मरने से दुख कम होगा, इसलिए वो सुसाइड करता है। पर यदि उसको बोला जाए कि नहीं नहीं, वो दुख अभी नहीं होगा, मान लो कोई ऐसा है लड़का, कोई लड़की है, वो सुसाइड कर रही है, उसको आप बोलेंगे भाई सुसाइड मत कर, नहीं मैं तो सुसाइड करूंगी। क्यों नहीं? बोले मैं जिसके साथ मैं विवाह करना चाहती हूँ, मेरे माता पिता उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं अभी सुसाइड करूंगी। फिर उसको बोलो कि अभी मैं माता पिता से मिल के आया, वो एग्री हो गए, हाँ एग्री हो गए, अच्छा तो मैं सुसाइड नहीं करूंगी। उसके बाद बोलने से भी सुसाइड नहीं करेगी। तो क्या मतलब है? सुसाइड क्यों करना चाहती थी? इसलिए नहीं कि वो मरना चाहती है, नहीं, इसलिए कि वो जो दुख था वो सहन नहीं कर पा रही थी, उस दुख से निवृत्ति हो जाएगी, ऐसी गलत धारणा थी। क्योंकि दुख से निवृत्ति नहीं होती, दुख और बढ़ता है, प्रेत योनि में जाना पड़ता है, फिर से कर्म का सिद्धांत के अनुसार उसको बहुत दुख सहन करना पड़ता है। वो भूल गई, वो जानती नहीं है, इसलिए ऐसा बोल रही। परंतु मुख्य बात है, कोई मरना नहीं चाहता है, ये हमारा मूलभूत स्वभाव है। परंतु हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास हमारा यह जो देह है, इट इज नॉट ए बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स। इस शरीर और मन के भीतर में एक आत्मा है, दिव्य आत्मा, जिसके बारे में मैंने पिछले प्रवचन में विस्तार से बात की थी। किस प्रकार से अलेक्जेंडर जब आया तो वो जो साधु था, वो जब उसको मारने के लिए उसने तलवार निकाली तो हंसने लग गया, जोर जोर से अट्टहास से करके बोला, मूर्ख तू जानता नहीं है, तेरी तलवार मुझे काट नहीं सकती, तू जानता नहीं है अग्नि मुझे जला नहीं सकती, तू जानता नहीं वायु मुझे सुखा नहीं सकती, तू जानता नहीं पानी मुझे भिगा नहीं सकता, मैं अजर अमर आत्मा हूं। यह बात जो कही थी, यह बात हमें एक बार सुनने से नहीं होगा, बारंबार इस पर हमें चिंतन करना पड़ेगा। क्योंकि यह जो हमारे भीतर में सबकॉन्शियस माइंड में मृत्यु का डर है, वो निकलना इतना इजी नहीं, इतना सरल नहीं है। दूसरी बात है, जब मैंने कहा था कि चारों योगों का समन्वय हम करेंगे अपने जीवन में, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, जिसकी चर्चा मैंने पिछले वक्त की थी, ये चारों योग का समन्वय करते 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 दीर्घ काल के बाद हमारे भीतर की दिव्यता जो सुसुप्त रूप से विराजमान है, ये थोड़ी सी जागृत होगी, तब हमारे भीतर में ये मृत्यु का डर जो है वो कम होगा। इसलिए ये जानते हुए भी कि मृत्यु निश्चित है, फिर भी हम लोग डरते हैं। अरे एक बार तो मरना ही है, फिर भी हम डरते क्यों हैं? तो हमको लगता है हम मरने से पूरा हम चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। मरने का मतलब होता है ड्रेस बदलना, वेश परिवर्तन करना, नए कपड़े पहनना। ये जो पुराना कपड़ा शरीर है हम त्याग करके नया शरीर हम धारण करेंगे। तो इसलिए नया शरीर जब धारण करेंगे, ये जो हमारे मन में भावना आएगी, पर एक दिन में तो नहीं आएगी। ये जो आत्म भावना, ये दिव्य आत्मा हमारे भीतर विराजमान है, उसकी प्रतीति एक बार सुनने से नहीं होती है, 1000 बार सुनने से नहीं होती है, उसको बारंबार उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है।
चार योग का समन्वय के द्वारा धीरे धीरे हमारे मन में यह प्रतीति हो जाएगी कि मैं देह नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं चित्त नहीं, मैं अहंकार नहीं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये भावना जब हमारे मन में आएगी तब हमारे मन में से मृत्यु का भय निकलेगा। इसलिए यह स्वाभाविक है, चिंता की बात नहीं है। परंतु जब हमें एक बार स्वामी विवेकानंद एक बात कहा करते थे, अरे मरना है तो एक बार मर जा, बार बार क्यों मरता है? मृत्यु की चिंता करके करते करते कायल के समान प्रतिक्षण क्यों मर रहा है? मरना तो एक बार मर जा, मरना तो ही एक बार। तो ये स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, कायर मत बनो, डरपोक मत बनो, बहादुर बनो, मृत्यु का सामना करो। If death comes, that is the worst of our miseries. Let it come. We are determined to die again. हम मृत्यु का सामना करेंगे। यदि मृत्यु आएगी तो सामना करेंगे, पर सामने से जाकर के हम मृत्यु नहीं वर्ण करेंगे। यदि आती है तब हम बहादुरी पूर्वक सामना करेंगे। दो चीज है, मृत्यु नहीं हो इसके लिए पूरा प्रयत्न करेंगे, और फिर भी जब मृत्यु होगी तब हम उसका वर्ण करेंगे। तो उसके लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा गया है हमारे शास्त्रों में, दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। दो बातों को कभी मत भूलो यदि कल्याण चाहते हो। कौन सी दो बातें? मृत्यु, कभी भी मृत्यु हो सकती है, किसी की भी कभी भी मृत्यु हो सकती है। आज एक क्षण के बाद मेरी मृत्यु हो सकती है, स्वाभाविक, कभी भी, इट्स पॉसिबल। कोई गारंटी नहीं है कि एक क्षण बाद मैं यहां रहूंगा, इस पृथ्वी पर रहूंगा। ये शरीर नहीं रहेगा, मैं रहूंगा, ये अलग बात है। मेरी तो दूसरा शरीर आएगा, दूसरी देह परिवर्तन होगा, परंतु वस्त्र परिवर्तन होगा, पर ये देह नहीं रहेगी। ये देह को जला करके खाक कर दिया जाएगा, राख में चला जाएगा ये देह। ये बात सच्ची है और पक्की है। तो इसलिए जो है उसका हम सामना करें, ये हकीकत है। इसका हमको बहादुरी पर उसका सामना करने का पड़ेगा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वी हैव टू एक्सेप्ट दैट रियलिटी। तो दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। ये दो बात को हमेशा याद रखो, तब कल्याण होगा। कि कभी भी मृत्यु आ सकती है, इसलिए अभी जो करना है आज कर डालो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुरी करेगो कब। आज जो अच्छा काम करना है, शुभ कार्य करना है, आज ही कर डालो, कल के ऊपर मत छोड़ो, कल किसने देखी है। ये बात हमारे शास्त्रों में कही गई, इसको हमको सोचना है। तो मृत्यु का चिंतन करना है, मृत्यु पर चिंता नहीं करना है। मृत्यु का चिंतन करके यह देह क्षणभंगुर जो जीवन है, उसके लिए हमको अच्छे काम करना है, क्योंकि कभी भी मृत्यु आ सकती है। इसका चिंतन अच्छा है, चिंता अच्छी नहीं है। चिंता को दूर करो, जब आएगा देखा जाएगा, हम लोग सामना करेंगे। बार बार क्यों मरना कायर के समान। ये स्वामी विवेकानंद की बात हमको याद रखना। धन्यवाद स्वामी जी। एक लास्ट क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा है कि વિદ્યાર્થીઓએ પોતાની આંતરિક ઉર્જાની વૃદ્ધિ અને સ્થિરતા માટે શું કરવું જોઈએ? આંતરિક ઉર્જાની વૃદ્ધિ માટે મેં જે વાત કરી હતી, આંતરિક ઉર્જા ક્યાંયથી પણ આપણે ઇનપુટ કરવાની નથી। આંતરિક ઉર્જા પહેલે से हमारे भीतर में है। Each soul is potentially divine. The goal of human life is to manifest this divinity within by controlling nature, external and internal. Do this either by work or worship or psychic control or philosophy, by one or more or all of these, and be free. This is the whole of religion. Doctrines, dogmas, rituals, temples, churches, mosques are but secondary details. प्रत्येक मनुष्य में दिव्यता सुसुप्त रूप से विराजमान है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है उस अंतर्निहित दिव्यता को अभिव्यक्त करना। कैसे? बाह्य और अंतर प्रकृति को वशीभूत करके। ये कैसे हो सकता है? राजयोग, ध्यान, भक्ति योग, प्रार्थना, ज्ञान योग, सदग्रंथों का अध्ययन और चिंतन, और चौथा कर्मयोग, निस्वार्थ सेवा। इसके बारे में मैंने विस्तार से बताया था। चार योग का समन्वय हम करेंगे। प्रत्येक दिन, प्रतिदिन हम ध्यान करेंगे, प्रार्थना करेंगे, सदग्रंथों का अध्ययन करेंगे, सेवा का थोड़ा सा काम करेंगे। जो कुछ कर्म है वो सेवा की भावना से, कर्म पूजा की भावना से करेंगे। ये चारों योगों का समन्वय करते करते हमारे भीतर की जो दिव्यता सुसुप्त रूप से विराजमान है वो जागृत होगी। वो जब जागृत होगी, उसके भीतर में अनंत शक्ति विराजमान है। ये आत्मशक्ति जो है वो भी जागृत होगी, और उस आत्मशक्ति के जागरण के बाद हमारा आत्मविश्वास का जो लेवल है वो भी बढ़ जाएगा, पॉजिटिविटी आ जाएगी। और उस पॉजिटिविटी बढ़ने के बाद ये नेगेटिविटी से का सामना करने की हिम्मत, उसका साहस हमारे भीतर में आ जाएगा।
સ્વામીજી એક લાસ્ટ है क्वेश्चन, ચિત્તની એકાગ્રતા માટે સંગીતનો ઉપયોગ ક્યારે કેવી રીતે કેટલો કરવો જોઈએ? बहुत सारो प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसा कहते हैं कि संगीत के द्वारा हमारे मन में एकाग्रता आती है, हमारे मन में शांति आती है। विशेष करके ध्यान के लिए, मन की एकाग्रता के लिए ध्यान करना आवश्यक है, और ध्यान में संगीत जो है बहुत सहायक होता है। इसलिए कई लोग ऐसा करते हैं कि ध्यान करने बैठते हैं तो मन इधर उधर भागता है। उनको हम सलाह देते हैं, आप पहले 5 मिनट भजन सुन लीजिए, संगीत सुन लीजिए, अच्छा गीत, अच्छी स्तुति सुन लीजिए, और ये जो म्यूजिक सुनने के बाद माइंड अपने आप थोड़ा सा शांत हो जाता है। फिर शांत मन जब हो जाता है, उसके बाद आप उस एकाग्रता के द्वारा आप जो कुछ भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो मन की एकाग्रता के लिए ध्यान आवश्यक है, और ध्यान के लिए बहुत सारे जो उपाय हैं उसमें से एक उपाय यह है संगीत के माध्यम से। तो कम से कम आप 5 मिनट का प्रारंभ करें, 5 मिनट सुबह शाम संगीत सुने। अच्छा, पर संगीत कैसा, वो ढमढमाढम वाला नहीं है, वो डीजे में जो बजाते हैं बहुत जोर जोर से ये बजाते, वो संगीत से ध्यान नहीं होगा। एकदम सॉफ्ट म्यूजिक, बहुत ही शांत, जो मन को करे, ट्रैंक्विलिटी लाए, उस प्रकार का म्यूजिक सुनने से, और कम से कम 5 मिनट सुबह शाम सुने और उसके ऊपर ध्यान करें, और ये ध्यान से बाद में एकाग्रता बढ़ जाएगी। धन्यवाद स्वामी जी। आई थिंक देर आर मेनी मोर क्वेश्चंस इफ द टाइम परमिट, और अभी इतना टाइम नहीं है तो ये सेशन हम अभी इधर ही समाप्त करते हैं। 2 चीजें हैं, मेरी वेबसाइट है swaminikhileswaran.com, swaminikhileswaran.com, www.swaminikhileswaran.com। इस वेबसाइट में FAQ दिया हुआ है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। उसमें मेरे बहुत सारे क्वेश्चन का उत्तर उन लोगों को मिल जाएगा। ये FAQ देख लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, मेरा ईमेल आईडी है nikhileswaran@gmail.com। इसमें आप अपने पर्सनल प्रश्न पूछ सकते हैं, उसका मैं उत्तर दूंगा। और नंबर 3, मेरी यूट्यूब की लिंक भी दी जा रही है। वो यूट्यूब लिंक में आप जाएंगे तो बहुत सारे प्रश्नों के, कई प्रश्नोत्तरी के भी सेशन मेरे हुए हैं, चाहे वो DD गिरनार में हुए हैं, चाहे वो बाइजेक के प्रोग्राम में हुए हैं गुजरात गवर्नमेंट के, चाहे किसी कॉलेजेस में हुए हैं। इसमें कई क्वेश्चन आंसर हुए हैं, वो सेशन आपको मिल जाएंगे, लेक्चर्स मिल जाएंगे यूट्यूब में, वहां से भी आपको मिल जाएंगे। इसके बावजूद भी आपको उत्तर नहीं मिलता है, आप मुझे ईमेल भेज सकते हैं, ईमेल में मैं उत्तर दूंगा।